भी तुम्हारे घर में तो बहुत बहुत ही खतरनाक चीज़ है। कभी लाइट जल रही है, बंद हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कोई बाथरूम के अंदर है, आवाज़ आ रही है बाथरूम से, कभी कुछ कभी कुछ। कह रहा मैंने चेहरा नहीं देखा, पर कोई लेडीज आपके छत पे घूम रही थी। हमारे ड्राइंग रूम का गेट था, वो एकदम से अपने आप खुल गया। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। जो प्यार आप हमारे पॉडकास्ट को दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो प्यार आप यूट्यूब इंस्टाग्राम को दे रहे हो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कमेंट्स आप करते हो वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो कमेंट्स इसी तरीके से करते रहिए। ये रियल इंसिडेंट जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, इनको लाने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि किसी की गलती आपके लिए सीख बन पाए। आज का जो रियल इंसिडेंट है वो हमें आशीष ने भेजा है, जो कि फ़िलहाल देहरादून में रह रहे हैं। लेकिन सन 2000 से लेकर 2006 तक इनकी फैमिली ने जो फेस किया, मैं नहीं चाहूँगा ज़िंदगी में कभी किसी के साथ हो। तो मैं सबसे पहले आशीष की फैमिली के बारे में आपको बता देता हूँ। आशीष का जन्म शालीमार बाग में हुआ, दिल्ली के, और उनके पापा की रिठाला में एक फैक्ट्री हुआ करती थी। उनकी जो मदर थी वो भी एक टाइम पे वर्किंग थी। एक बड़ी बहन थी उनकी जो हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी देहरादून में। आशीष ने बताया कि भाई फैमिली हमारी शालीमार बाग में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन पापा को रिठाला जाने में बहुत डिस्टेंस पड़ता था। इसलिए पापा ने अपना सारा पैसा जोड़ा और दिल्ली के रोहिणी में एक प्रॉपर्टी डीलर से बात की और वहाँ पर ज़मीन ले ली। कुदरत से सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पापा ने अचानक से डिसाइड करा 2000 में कि हम वहाँ पर मूव कर जाते हैं। उस टाइम आशीष सिर्फ और सिर्फ 10-11 साल के थे और स्कूल जाया करते थे। आशीष अपनी फैमिली के साथ रोहिणी मूव कर गए। जब वो लोग रोहिणी में आए तो उन्होंने सबसे पहले 3 BHK रेंट पे लिया और अपना घर बनवाना स्टार्ट करा। अगले 1 साल के अंदर उनका घर बन के तैयार हो गया था रोहिणी में। मैं सेक्टर रिवील नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा। आशीष ने बताया, अक्षय भाई जब हमने 2000 में शिफ्ट कर लिया था अपने नए घर में, तब उनके साथ कुछ अजीब अजीब हरकतें होनी स्टार्ट हो गई, लेकिन इन्होंने आपस में कभी भी डिस्कस नहीं किया। हालांकि आशीष की जो बड़ी बहन थी वो अभी भी हॉस्टल में पढ़ रही थी। वो आई थी लेकिन वो अपने पुराने घर शालीमार बाग में ही उनसे मिली थी, वो फिर हॉस्टल में चली गई थी। अब इन लोगों का प्लान था कि अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ही जब उनकी बहन आएगी तो वो रोहिणी वाले घर में उसे बुलाएंगे। मतलब इस पूरे इंसिडेंट में जो 3 लोग शिकार हुए वो आशीष और उनके मम्मी पापा थे। आशीष के मम्मी पापा फैक्ट्री तो देखते ही थे, लेकिन वो ट्रेडिंग का काम भी किया करते थे। बात आ गई 2000 की, जब ये लोग रोहिणी में आ गए थे। सबसे पहला झटका आशीष के साथ क्या हुआ, आशीष सामान लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था और जब वो वापस आ रहा था तो अचानक से जो उनके घर के बाहर कुछ ही दूरी पे, जैसे आपने देखा है ब्लॉक्स के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, तो एक सिक्योरिटी गार्ड ने आशीष को पूछा कि बेटा मम्मी की तबीयत ठीक है। तो आशीष बोला कि हाँ अंकल बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि रात के 2-2:30 बजे आपकी जो मम्मी है वो छत पे घूमती है। तो आशीष सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि वो अपनी मम्मी के साथ ही सोता था उस टाइम पे जब वो 10-11 साल का था। तो आशीष ने सिक्योरिटी गार्ड को बोला कि शायद आपने किसी और को देख लिया होगा। तो सिक्योरिटी गार्ड ने पूरा पॉइंट करते हुए उनकी घर की तरफ एक फिंगर आशीष को बोला कि ये घर है ना तुम्हारा। तो आशीष ने बोला हाँ। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि बेटा मैं रात को यहीं पे रहता हूँ और मैंने देखा था कि रात को 2-2:30 बजे कोई तो तुम्हारी छत पे घूम रहा था और शायद वो कोई फीमेल थी और आपकी मम्मी ही थी। आशीष ने कुछ नहीं कहा, आशीष सीधा अपने घर आ गए और उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी कल परसों आप रात को छत पे गए थे क्या 2-2:30 बजे। और उनकी मम्मी ने बहुत इजीली मना कर दिया कि तू पागल है, मैं रात को 2:30 बजे की छत पे जाके क्या करूँगी। और मैं इनके घर का स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। जैसे पुराने टाइम में था, ग्राउंड फ्लोर और सीधा छत आ जाती थी, 1 मंजिल का मकान था। ये चीज़ हुई उनके साथ और आशीष सिर्फ वेट कर रहे थे कि कब पापा आएंगे और वो कब पापा को बताएंगे कि सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसा ऐसा बोला है। जब पापा घर पे आ गए फैक्ट्री से, तो जैसे ही पापा आए आशीष जो है अपने पापा के पास गए और उन्होंने सारी बात सामने रख दी कि मैं जब सामान लेके आ रहा था तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और उसने बोला कि छत पे कोई रात को 2-2:30 बजे औरत घूम रही थी। तो आशीष के जो पापा थे उन्होंने भी उनकी मम्मी से बात की और इस चीज़ का कंफर्मेशन लिया कि भाई रात को कोई भी छत पर नहीं गया था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने एक्चुअल में देखा किसको था। ये सारी बातें आपस में इनकी चल ही रही थी फैमिली की साथ में बैठ के। तभी उनके पापा को एक बहुत पुराना इंसिडेंट याद आया। जब उनका घर बन रहा था तो एक ऐसा इंसिडेंट उनके पापा के साथ हुआ था जिसको वो काफ़ी टाइम तक भूल नहीं पाए थे, लेकिन आशीष के पापा ने ये इंसिडेंट किसी को बताया नहीं था। आशीष के पापा ने अचानक से आशीष और उनकी मम्मी के सामने ये बात रखी, जब मैं ये घर बनवा रहा था तो बहुत सारे मज़दूर आया करते थे। तो एक दिन जब सारे मज़दूर पैकअप करके जा रहे थे तो आशीष के पापा उन्हें बाहर तक ड्रॉप करने गए,
तो जब वो वापस आए अपने घर में देखने के लिए कि बाहर लॉक लगा देता हूँ, मैं कुछ कर देता हूँ, उन्हें ऐसा लगा जैसे सीढ़ियों से कोई औरत ऊपर पैदल जा रही है। तो आशीष के पापा ने 2 मिनट तो पीछा करा, फिर उन्हें लगा कि कोई मजदूर होगी, कोई फीमेल मजदूर होगी जिसका कोई सामान रह गया होगा और वो वही लेके वापस आएगी। अगले 10 मिनट तक आशीष के पापा गेट के पास खड़े रहे। जब आशीष के पापा को ये चीज़ दिखी कि यार ऊपर से नीचे कोई भी नहीं आ रहा, तो उनके पापा जब ऊपर जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। धीरे धीरे ये चीज़ें पुरानी होने लगी और आशीष, उनके पापा और उनकी मम्मी अपनी नॉर्मल लाइफ में आने लगे। लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि एक्चुअली में ये अभी किसी बहुत बड़े तूफान के पहले की जो शांति होती है ना, वो थी। इसके बाद क्या हुआ, 2000 से 2001, 2, 3, 2004 आ गया। 2004 में इनके साथ बहुत अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे इनकी जो फैक्ट्री थी उसमें अजीब अजीब से बदलाव होने शुरू हो गए। जैसे मजदूर छोड़ के जा रहे हैं, कुछ जो वर्कर हैं वो रुक रहे हैं, कभी प्रॉफिट हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है। मतलब ज़्यादातर तो लॉस रहा करता था, जो आशीष ने मुझे बताया। लेकिन 2004 में आके इनके हालात जो थे वो अजीब होने लग गए। इनकी जो बहन थी वो भी हॉस्टल से वापस आ गई थी और वो भी घर पे रहा करती थी। एक दिन रात को अचानक से आशीष की मम्मी को एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें एक एंटिटी आके उनकी मम्मी को बोलती है कि अपने घर में पूजा पाठ बंद कर दो। अगर तुमने अपने घर में पूजा पाठ बंद कर दी, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उनकी मम्मी ने इस सपने को देखा और सुबह उठ के अपने हस्बैंड को, मतलब आशीष के पापा से ये सारी चीज़ें डिस्कस की कि कल रात को मेरे सपने में कोई आया था और बोले कि पूजा पाठ बंद कर दो तो हम माला माल हो जाएंगे। इन दोनों के दिमाग में पता नहीं क्या आया, इन्होंने ये इंटेंशनली किया या इनसे ये हो गया। आशीष ने बोला कि भाई ये इंटेंशनली तो नहीं किया था, लेकिन हुआ क्या, जो घर इन्होंने लिया था रोहिणी में, इन्होंने 2004 में आके जिस घर में ये पिछले 4-5 साल से रह रहे थे, इन्होंने अचानक से पूजा बंद कर दी। लेकिन आशीष ने मुझे बताया कि भाई हमारे घर में हालात ऐसे हो गए थे कि हमारे घर में पूजा वगैरह होना बंद हो गई थी। हुआ क्या, आशीष ने बताया कि भाई पूजा इतने टाइम तक नहीं होती थी कि हमारे मंदिर में जाले लग जाते थे। और घर में आशीष ने बताया अक्षय भाई कि ना, जैसे ही हमारे घर में पूजा बंद हुई, हमारे घर में अचानक से पैसों की बरसात होनी शुरू हो गई। मतलब आशीष ने बोला कि भाई फैक्ट्री एकदम से प्रॉफिट देना स्टार्ट करती है। मतलब मेरे मम्मी पापा कहीं भी हाथ रखें वहीं से सोना निकाल लें। मतलब इतना पैसा आने लगा कि अचानक से क्या हुआ, जहाँ पे वो ट्रेडिंग कर रहे थे, कभी भी हमने नहीं सुना था कि ट्रेडिंग करके किसी ने इतना पैसा कमाया। लेकिन मेरे घर वालों ने अगले 6 महीने में 50 से 60 लाख रुपए वहाँ से कमा लिए। धीरे धीरे ये चीज़ें चलने लग रही थी, हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में आ गए थे। हालांकि हम पूजा वगैरह नहीं कर रहे थे, लेकिन हमारे घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। 2004 जो साल था उनके लिए इतना प्रॉफिटेबल हुआ। लेकिन आप समझ रहे हो आगे जाके जो पहलू बदलने वाला है सिक्के का, वो इनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। जब आशीष के मामा जी घर पे आते हैं और वो आशीष की मम्मी को बोलते हैं कि मैं बालाजी जा रहा हूँ, मेहंदीपुर बालाजी, चल तू भी चल, घुमा के लाता हूँ तेरे को। इनकी मम्मी को पता नहीं क्या हुआ, इनकी मम्मी ने एक बारी में हाँ भी बोल दिया और शाम को ही जो आशीष की मम्मी और उनके मामा जी मेहंदीपुर बालाजी चले गए। 1-2 दिन बाद वो मेहंदीपुर बालाजी से वापस आए तो आशीष ने बताया कि भाई मेरी मम्मी का हनुमान जी में बहुत ज़्यादा मन लगने लग गया। मतलब हमारे घर में धीरे धीरे पूजा पाठ होनी स्टार्ट हो गई। और हुआ क्या, पूजा पाठ जो स्टार्ट होनी शुरू हुई, ये लगा लो जैसे उस एंटिटी को ना हमने बुरी तरीके से छेड़ दिया कि वो एंटिटी यही नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। लेकिन शायद हमने कोई बहुत बड़ी जो है गलती कर दी थी उस एंटिटी को छेड़ के, और हमारी ज़िंदगी में जो तहलका मचा, हम उससे अभी भी उभर के बाहर नहीं आ पा रहे। जैसे ही घर में पूजा पाठ स्टार्ट हुई, हमारे घर में कोई एंटिटी अचानक से दिखना स्टार्ट हो गई। मेरी जो बहन थी वो तो फिर दोबारा अपनी हायर एजुकेशन के लिए फिर दोबारा हॉस्टल की तरफ चली गई, कहीं पे उन्होंने पीजी ले लिया। लेकिन इनके घर में होना जो स्टार्ट हुआ, वो क्या हुआ कि इनकी फैक्ट्री में बहुत बुरे लॉसेस आने स्टार्ट हो गए। 2005 के स्टार्टिंग में इतने बुरे लॉसेस आए कि इनकी फैक्ट्री जो रिठाला में थी वो बंद हो गई। और आशीष ने बताया कि भाई पापा इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया। जब वो ड्रिंक करने लगते तो वो घर में बहुत ज़्यादा लड़ते, मम्मी पे हाथ उठाते, मम्मी को उल्टा बोलते, और घर में ही नहीं हमारी आजू बाजू वालों से भी लड़ाई होना स्टार्ट हो गई। आशीष ने बताया अक्षय भाई मैं तो छोटा था, मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देख रहा था कि हमारा घर कैसे धीरे धीरे बर्बाद हो रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ होता था। लेकिन मेरी मम्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने लगी, और जैसे जैसे पूजा पाठ का लेवल बढ़ता गया वैसे वैसे हमारे साथ घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। मतलब कुछ टाइम बाद क्या हुआ, वो जो एंटिटी थी उसकी घर में प्रेजेंस इतनी बढ़ गई कि जब मम्मी पापा काम से जाते थे और आशीष घर में होते थे तो ऐसा होता था कि टीवी अपने आप ऑन हो गया,
आशीष बंद करते, दूसरे कमरे में आते तो अचानक से जो बाथरूम के वाटर टैप होते वो अपने आप ऑन हो जाते। आशीष जाते, उन्हें बंद करके आते, कोई खिड़की अपने आप खुल गई, गेट अपने आप खुल गए। धीरे धीरे आशीष के साथ इतनी सारी चीज़ें होने लगी और जब वो अपने घर वालों को बताते तो उनके घर वालों के सामने सामने भी ये हरकतें होती थी। लेकिन आशीष के जो घर वाले थे शायद इस चीज़ को समझ चुके थे कि उनसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो चुकी है। मतलब वो जो एंटिटी ने उनके घर में पूजा पाठ बंद करवाया था, तब तक वो एंटिटी वहाँ पर बहुत अपनी प्रेजेंस बना चुकी थी और इनके घर में बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे होने लगे जहाँ पर उनके पापा रात को चिल्ला कर उठते। मम्मी को ऐसा लगता है जैसे आगे पीछे कोई घूम रहा है। और फाइनली क्या हुआ, आशीष के पापा ने इस चीज़ को सोचा कि अब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। वो अपने घर से दूर एक बहुत ही विकराल मंदिर से एक गुरुजी को लेके आए। जब वो गुरुजी को लेके आए तो गुरुजी उनके घर के सामने खड़े थे और साफ उन्होंने जाने से मना कर दिया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, तुम्हें अगर कोई बचा सकता है तो वो हनुमान जी बचा सकते हैं। तुम्हें अपने घर में रोज़ सुंदरकांड के पाठ करने होंगे, जो भी तुम काम करोगे उससे पहले तुम्हें सुंदरकांड के पाठ करने होंगे, तभी तुम बच पाओगे। आशीष, उनके पापा, उनकी मम्मी गुरुजी के साथ खड़े थे घर के बाहर और आशीष के पापा ने अचानक से गुरुजी से पूछ लिया कि गुरुजी, इस घर का इतिहास क्या है, हमारे आने से पहले यहाँ पर हुआ क्या था जिसकी वजह से ये घर इतना बदनाम हो रखा है या इस घर में इस लेवल की हरकतें होती हैं। गुरुजी ने इनके सामने एक ऐसा राज खोल दिया जिसको सुनने के बाद इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। ये जो घर था, ये जो ज़मीन थी, 20-30 साल पहले यहाँ पर एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनकी बहुत सरल ज़िंदगी थी। किसी प्रॉपर्टी डीलर ने उस ज़मीन को खरीदने के चक्कर में पंडित और पंडिताइन को उसी ज़मीन में मारकर उसी ज़मीन में गाड़ दिया था। उसके बाद क्या हुआ, जो पंडित और पंडिताइन को वहाँ पर मारा गया था, पंडित जी के कर्म बहुत अच्छे थे, वो तो मुक्त हो गए, लेकिन जो पंडिताइन थी वो ब्रह्म राक्षसनी बन गई थी और उसने इस ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। इनकी इतनी मनहूस किस्मत थी कि जब ये वहाँ पर घर बनवा रहे थे तो इनको बार बार कोई ना कोई सिग्नल मिल रहे थे, लेकिन इन्होंने उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अब गुरुजी के अकॉर्डिंग वो जो ब्रह्म राक्षसनी थी वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि उसे इस घर से अलग करना लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसे अगर शांत करा जा सकता था तो उसका एक ही उपाय था और वो था सुंदरकांड के पाठ। ये लोग घर में जाते हैं, गुरुजी के बोलने के बाद घर में बहुत सारे विधि विधान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने लगती है और ये सुंदरकांड के पाठ नहीं करते, ये भगवान की पूजा की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे कि गुरुजी ने बताया था कि जब तक तुम अपने घर में सुंदरकांड के पाठ नहीं करोगे तुम इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाओगे। धीरे धीरे क्या हुआ, जो एंटिटी थी वो अपनी चीज़ों को और अलग तरीके से दिखाने लगी। होता क्या था, आशीष के पापा सुबह सुबह काम के लिए बाहर चले जाते थे तो आशीष उस घर में कभी भी अकेला नहीं रहता था। तो उनकी मम्मी जब कोई सामान लेने जाती थी तो आशीष हमेशा अपनी मम्मी के साथ जाते थे। जब भी आशीष अपनी मम्मी के साथ वापस आते और उस घर में आने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा वीकनेस सी फील होती थी। ये दोनों माँ बेटा आराम करते थे, जैसे घर में आते थे इन्हें इतना वीक फील होता था ये सीधा बेड पकड़ लेते थे। आशीष ने बताया कि अक्षय भाई, एक दिन मैं और मेरी मम्मी घर का राशन लेने के लिए बाहर गए और जैसे हम घर में वापस आए हम दोनों इतने ज़्यादा थका थका फील करने लगे। आशीष ने बोला कि मैं अपनी मम्मी के साथ बेड पे लेटा, थोड़ा आंख बंद ही की थी, तब अचानक से उनकी मम्मी की तो आंख लग गई, लेकिन आशीष ने वहाँ पर एक ऐसी चीज़ देख ली जिसे देखने के बाद वो आज तक इस चीज़ को भूल नहीं पाए। आशीष जब बेड पे लेटे थे उन्होंने देखा कि कोई सामान अचानक से गिरा। एक ऐसी नींद की अवस्था होती है जहाँ पर हम सोए भी होते हैं और जगे भी होते हैं, मतलब आँख हमारी ऐसे खुली होती है जहाँ हम नींद की ओर जाने वाले होते हैं। आशीष ने उसी अवस्था में देखा कि कोई औरत चल के आई, उस सामान को उसने उठाया, उनके साइड में रखा और वो औरत ऐसे ही चलकर अंधेरे की तरफ चली गई। ये देखने के बाद आशीष के बुरी तरीके से रोंगटे खड़े हो गए थे और आशीष समझ नहीं पा रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, किसे बोलूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा यकीन करेगा कि मैंने अभी मैं क्या क्या देख लिया है। आशीष ने सारी चीज़ें अपने पापा को बताई कि पापा कल मैंने ऐसे ऐसे देखा था, मेरी आँख खुली थी और मेरे सामने एक एंटिटी आई, उसने सामान रखा। आशीष के पापा ने आशीष के मुंह से सारी बात सुनी और वो गुरुजी के पास गए और गुरुजी को बताया कि बच्चे के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो गुरुजी ने बोला कि तुमने सुंदरकांड के पाठ नहीं करे ना। इन्होंने बोला कि हमारे पास इतना टाइम नहीं मिल पा रहा क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लॉस में हैं। तो आशीष के पापा ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाथ पैर मारने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से वो सुंदरकांड के पाठ नहीं करवा पा रहे थे। गुरुजी ने बोला जब तक तुम लोग अपने घर में सुंदरकांड के पाठ नहीं करवाओगे तुम कभी भी इस घर से मुक्त नहीं हो पाओगे। आशीष के पापा ने बोला कि मैं इस घर को ही बेच दूंगा। गुरुजी ने बोला कि तुम कुछ भी कर लो, तुम इस घर से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। आशीष के पापा घर आते हैं, अपनी वाइफ को और अपने बेटे को बोलते हैं कि कल से हमारे घर में सुंदरकांड के पाठ शुरू होंगे। इनके घर में सुंदरकांड के पाठ शुरू हो गए। धीरे धीरे हालात सुधर रहे थे। तभी क्या हुआ, कुछ दिनों बाद आशीष की जो बहन थी
वो हॉस्टल से अपने घर पे वापस आ गई। वो काफ़ी लंबे टाइम की छुट्टी लेके आई थी। आशीष के पापा बस ये चाहते थे कि ये घर कैसे भी बिक जाए। उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टी डीलर को इस घर को दिखाया। हर प्रॉपर्टी डीलर वहाँ पर खड़े होकर यही बोलता था कि ये तो बहुत पॉश एरिया में है, आराम से बिक जाएगा, आप टेंशन मत लो। आशीष के पापा अपने आप को सहानुभूति देते थे, ये सोच के कि हम इस घर को छोड़ के चले जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। 2004 से 2006 आ गया और वो घर कभी भी बिका ही नहीं। होता क्या था, जब भी कोई ख़रीदने वाला आता था वो घर को फाइनल कर देता था, बोलता था हाँ हाँ हम ले लेंगे। और जब बाद में आशीष के पापा फ़ोन करते तो अचानक से वो पलट जाते, ये बोल के कि पता नहीं यार, मन नहीं मान रहा वो घर लेने का। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव है, कभी ऐसा लगता है जैसे ठीक नहीं है। 2006 में हालात बद से बदतर होने लगे और सुंदरकांड का जो पार्ट हो रहा था उसका कोई भी बेनिफिट दिख नहीं रहा था। बस इतना था कि वो एंटिटी अपना बहुत ज़्यादा कोई रूप नहीं दिखा पा रही थी, लेकिन एट द एंड सुंदरकांड का पार्ट कहीं ना कहीं काम आया। 2006 में एक आशीष के पापा के कोई दोस्त थे जो उनके गांव में रहते थे, पानीपत हरियाणा, जहाँ से वो लोग बिलोंग करते थे। तो वो प्रॉपर्टी डीलर आया और उन्होंने वो आशीष के पापा को बोला कि मैं इस मकान को बिकवा दूंगा, और उन्होंने हाथ में कुछ बयाना रख दिया। आशीष के पापा बहुत ज़्यादा खुश थे कि फाइनली हम इस घर को छोड़ने वाले हैं। उनकी ड्रिंक की जो आदत थी वो तो बनी ही आ रही थी और घर वाले इस चीज़ को देखकर बहुत परेशान थे कि आशीष के पापा अब डेली ड्रिंक करने लगे थे, और वो भी बहुत ज़्यादा। जब घर के बिकने की बात आ गई, बयाना हाथ में आ गया, तो सब बहुत खुश हो गए थे एक इंसान को छोड़ के, और वो थी वो जो बहन जो काफ़ी टाइम बाद घर पे आई थी। वो जो बहन थी आशीष की, घर में बैठ के वो सिर्फ और सिर्फ इधर उधर एक दूसरे को जाते आते देखती थी, कुछ भी काम नहीं करती थी, किसी से कोई बात नहीं करती थी। प्रॉपर्टी बिकने की खुशी में कभी भी उन्होंने अपनी बेटी पे ध्यान नहीं दिया कि अचानक से उसके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ गए हैं। और ध्यान ना देना अपनी बेटी पे ये एक बहुत आम बात थी, क्योंकि वो शुरू से आशीष के साथ रहे थे, और जो बेटी थी वो हायर एजुकेशन के लिए या अलग अलग एजुकेशन के लिए वो बाहर ही रहा करती थी। हुआ क्या, सारे घर वाले बाहर गए हुए थे, उनके मम्मी, उनके पापा, उनकी बहन किसी काम से बाहर गए हुए थे। आशीष अपने कमरे में थे और वो बैठ के टीवी देख रहे थे। अचानक से क्या हुआ, टीवी बंद हो गया और आशीष को ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी उनके आसपास है। उनके कंधे पे अचानक से एक हाथ आता है। आशीष की गर्दन भी नहीं मुड़ती, क्योंकि आशीष समझ गए थे कि इस टाइम पर घर में कोई नहीं है तो कौन हो सकता है। और जो एंटिटी खड़ी थी उसने आशीष को एक बात बोली कि तुम्हें क्या लगता है, तुम इस घर को बेच दोगे तो तुम बच जाओगे? इस घर को बेचने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। आशीष बुरी तरीके से वहाँ जम चुके थे। आशीष को कोई आइडिया नहीं था कि अब क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे ही उस एंटिटी का हाथ आशीष के ऊपर से उठा, आशीष सीधा भाग के घर के बाहर आए और वो लिटरली 3 घंटे घर के बाहर बैठे रहे जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आ गए। आशीष के पेरेंट्स घर पर आए और आशीष ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। उनके पेरेंट्स ने बोला कि 2 दिन की बात हो रहा है, अब हम इस घर को बेच के बस जाने ही वाले हैं। हुआ भी ऐसे ही। 2 दिन बाद वो जो प्रॉपर्टी डीलर था, वो जो आशीष के पापा का दोस्त था, वो पार्टी को लेके आया और पार्टी को पूरा घर दिखाया, चाबी हैंडओवर कर दी और पैसे देने के लिए आशीष के पापा को बोला कि आप मेरे ऑफिस पे आ जाना तो मैं आपको पेमेंट पूरी दे दूंगा। आशीष के पापा अपने दोस्त पे पूरा भरोसा करते थे। पार्टी ने रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली, सब कुछ करवा लिया। जब आशीष के पापा पैसे लेने के लिए ऑफिस में पहुंचे तो जो प्रॉपर्टी डीलर था वो उनका दोस्त था। तो प्रॉपर्टी डीलर ने पैसे दिए और प्रॉपर्टी डीलर जो था उसने बोला कि देख, इसमें 15 लाख रुपए कम है, वो मेरे पास है, मैंने किसी काम के लिए रखे हैं, मैं तेरे को 1-2 हफ्ते में दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से जो भी अभी ने इन्वेस्ट करना है, जहाँ ज़मीन ले रही है ले ले, वो 15 लाख रुपए तू मेरे से ले लियो। आशीष के पापा ने तब भी कोई अफसोस नहीं दिखाया। वो एक बार गले मिले और वहाँ से चले गए ये बोल के कि कोई नहीं, 2 हफ्ते बाद तू दे दियो। आशीष ने बताया कि भाई सबसे बड़ा नुकसान तो हमारा ये था कि वो प्रॉपर्टी डीलर 15 लाख रुपए खा गया और मेरे पापा ने बहुत ईजिली उस पर ट्रस्ट कर लिया, रजिस्ट्री नाम भी करवा दी, सब कुछ करवा दिया, लेकिन हम पार्टी को कुछ नहीं बोल सकते थे क्योंकि खरीदने वालों की कोई गलती नहीं थी। प्रॉपर्टी डीलर जो उनके पापा का दोस्त था वही लालची था, उसने 15 लाख रुपए मार लिए। हालांकि आशीष ने बताया कि इस चीज़ के चक्कर में भी बहुत लड़ाइयाँ हुई लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद क्या हुआ, रोहिणी का मकान बेच के ये लोग पानीपत में प्रॉपर्टी लेते हैं और वहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ साल इनके अच्छे बीते। जब आशीष भी थोड़े बड़े हो गए और उनकी बहन भी शादी लायक हो गई थी तो आशीष के पापा ने क्या करा, सबसे पहले उनकी जो बहन थी उसकी शादी करा दी और शादी कराने के 1.5 महीने बाद आशीष के पापा ड्रिंक करने की वजह से एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होने के बाद क्या हुआ, 1.5 से 2 महीने बाद ही आशीष ने बताया कि उनकी बहन का डाइवोर्स हो गया और वो घर पर वापस आ गई। और डाइवोर्स का रीज़न क्या था, उनकी जो बहन थी वो ससुराल में अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी
पागलों की तरह वो वहाँ पर अपने पति को पीटा करती थी और समझ नहीं आता था कि वो इतना बौखला के क्यों रहती थी या फिर ऐसे पागलपंती की हरकतें क्यों किया करती थी। किसी को कोई आइडिया नहीं था। अब हुआ क्या, जब उनकी बहन घर पे आ गई तो आशीष और उनमें अनबन बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा। आशीष अपनी बहन को समझाते थे, किसी न किसी तरीके से मनाने की कोशिश करते थे, लेकिन आशीष ने मुझे बताया रिकॉर्डिंग में कि अक्षय भाई मेरी बहन ना पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। वक्त बदला, रातें बीती और आशीष जब बड़े हो गए तो वो काम करने लगे और उन्होंने भी शादी कर ली। शादी करने के बाद क्या हुआ, उनकी जो बहन थी वो उनकी वाइफ से डेली झगड़ा करती थी इसी बात पे कि वहाँ सफाई नहीं हुई, ये खाना नहीं बना, ऐसे नहीं बना, वैसे नहीं बना। जितने भी रिलेटिव थे आशीष के वो घर पे आते और आशीष को ही सुनाना शुरू कर देते कि तू अपना घर तेरे पापा के बाद संभाल के नहीं रख पा रहा। लेकिन आशीष का मानना था कि भाई मैं अपने रिलेटिव को समझा नहीं सकता था। वो जो एंटिटी मुझे बोल के गई थी कि वो हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, उसने हमें पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और वो यहाँ तक नहीं रुकी, वो एंटिटी हुआ क्या, वो एंटिटी जो थी वो साक्षात आशीष को अपनी बहन में दिखती थी। तो वो जो एंटिटी थी वो उनकी बहन के अंदर थी। आशीष को पूरा कन्फर्मेशन था और वो जो बहन थी वो हमेशा कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करती थी जिससे आशीष को कन्फर्मेशन था कि भाई वो पक्का एंटिटी मेरी बहन के अंदर है। लेकिन जब आशीष को लगा कि मेरी वाइफ के साथ ठीक नहीं हो रहा तो उन्होंने अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी मैं इसके साथ नहीं रह सकता, मेरे साथ देहरादून चलो, हम वहीं पर रहेंगे। उनकी मम्मी ने बोला कि तू जा देहरादून, मैं कुछ टाइम में आ जाऊंगी, मेरे को तेरी बहन का भी ध्यान रखना है क्योंकि पापा नहीं है, हम दोनों ही हैं। आशीष अपनी वाइफ को लेकर देहरादून शिफ्ट हो गए और उसके बाद उनकी जो बहन थी उनका पागलपन और भी ज़्यादा बढ़ गया। आशीष के पास डेली कॉल्स आते थे उनके रिलेटिव्स के कि तेरी बहन ने तेरी मम्मी को मारा और तू देहरादून में बैठा हुआ है। आशीष अपनी तरफ से पूरा ट्राई करते थे कि यार वो कैसे भी बहन से बात करे, लेकिन जैसे ही बहन को वो फ़ोन मिलाते बहन सीधा गाली गलौज करना स्टार्ट कर देती। और आशीष की वाइफ हमेशा आशीष को समझाती रही कि वो तुम्हारी बहन नहीं है, उसके अंदर कोई और है, तुम्हारी बहन ऐसी नहीं थी जब मैं पहली बार मिली थी तुम्हारी बहन से। और आशीष का भी यही मानना है कि उनकी बहन के अंदर उनकी बहन नहीं रह रही, वो ब्रह्म राक्षसनी रह रही है और उनकी बहन के पूरे शरीर पे उस ब्रह्म राक्षसनी का कब्जा है। आशीष ने बताया कि भाई हमारा जो पानीपत वाला मकान है वो मेरी बहन ने कब्जा लिया। मेरी मम्मी पता नहीं क्यों, शायद प्यार करती है इसलिए मेरी बहन के साथ रहती है, लेकिन मैं अपनी बहन का मुंह नहीं देखना चाहता क्योंकि आए दिन वो मेरी मम्मी को मारती है, पीटती है और मेरी वाइफ को और मुझे गालियाँ बकती हैं। सारे रिलेटिव मुझे फ़ोन करते कि अपनी मम्मी को ले जा। जब भी मैं मम्मी को लेने जाता हूँ मेरी मम्मी मेरे मुंह पे मना कर देती है कि मैं अभी नहीं जाऊँगी तेरे साथ, मैं तेरी बहन के साथ ही रहूँगी। पता नहीं माँ का ऐसा क्या प्यार है बहन से कि वो उसी के साथ रहती है, ऐसा आशीष का मानना है। हालांकि आशीष अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन उनका आज भी मानना है वो जो एंटिटी है वो उनकी बहन में ही रहती है। और इतना सारा नुकसान कर दिया, इतना सारा नुकसान कर दिया कि रिलेटिव्स भी अब सारे के सारे इन लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। आशीष ने आखिरी में रिकॉर्डिंग में मुझे एक बात बताई कि अक्षय भाई वो जो मकान है ना, जो हमारा रोहिणी में मकान था, उसका कोई एक ओनर नहीं रहा। मतलब उस मकान को खरीदने के बाद लोगों ने लॉस लेके अपने ऊपर उस मकान को बार बार बेचा है। मतलब उस घर में आज भी कोई एंटिटी है जो कभी तो उस घर में अटैक करती है और फिर खाली टाइम आने पर दोबारा मेरी बहन के अंदर आ जाती है। और वो एंटिटी पता नहीं कितनों को ऐसे परेशान कर रही है। तो अगर आप रोहिणी में रह रहे हैं, रोहिणी के आसपास रह रहे हैं, भगवान न करे कि आप उस घर के आसपास रह रहे हैं, क्योंकि कभी ना कभी इन चीज़ों की टेरिटरी बढ़ती है और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होती हैं अपने अंटे में बहुत सारे लोगों को ले लेती हैं। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं, रोहिणी में रह रहे हैं, तो इस घर के बारे में थोड़ा सा पता करने की कोशिश कीजिएगा, वरना जितना दूर हो सके उतना दूर रहिएगा। आखिरी में आके मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से आप इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे हैं उसी तरीके से प्यार बना के रखिए। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है, तो इसी तरीके से हमारे मोटिवेशन को बना के रखिए। एक अनाउंसमेंट जो मैं करना चाहूँगा कि हमने अपना नया चैनल स्टार्ट कर दिया है, पॉडकास्ट चैनल, जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर मैं सब्सक्राइबर को भी इन्वाइट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग आना चाहें कैमरे पे अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए तो आप आ सकते हैं। प्रक्रिया मैं बता सकता हूँ, स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आपको अपनी रिकॉर्डिंग भेजनी है। एक बार हमारी टीम आपकी रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेगी, उसके बाद आपको इनवाइट करा जाएगा। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर दिल्ली के आसपास रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, अगर आप आना चाहें, दिल्ली में हमारा पूरा पॉडकास्ट सेंटर है, आप कैमरे पे आ सकते हैं, अपना रियल इंसिडेंट उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हम फैला सकें इन चीज़ों को लेके। कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हैं। अगर आप मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो मैं अक्षय वशिष्ठ उससे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। अगर इस वीडियो में आप यहाँ तक आ गए हैं तो नए व्यूअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये वीडियोज़ अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इनसे अवेयरनेस आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि सबसे पहली वीडियो आप तक आ जाए। और आखिरी में आगे यही कहना चाहूँगा, नई वीडियो नया पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। औरत थी वो हमें दिखने लग गई हमारे घर में,
अगर हम कहीं बैठे ना तो मतलब ऐसा दिख रहा है कि कोई औरत खड़ी हुई है, किचन के अंदर खड़ी है या इधर उधर खड़ी है। हमने इवन रेट भी कम कर दिए तो उसके बाद भी कोई नहीं खरीदता था उसको। कह रहे जी हमारा खरीदने का बहुत मन है, लेकिन बस क्या होता है कि हम नहीं खरीदना चाहते, हमें पसंद बहुत आ रहा है घर।